वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब। ह्यूमन फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे थे। आज परिसंचरण तंत्र को हमें देखना है। परिसंचरण तंत्र में हमने पहले लेक्चर को देखा। आज सेकंड लेक्चर में ब्लड सेल की बात करने वाले हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में। जब मैं आपको ब्लड पढ़ा रहा था पहले लेक्चर में, तब मैंने ब्लड सेल बताई थी, जिनमें से आज आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की बात हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस लेक्चर को और देखते हैं आरबीसी। अब आरबीसी को हम और किस नाम से जानते हैं? आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन अगर आएगा तो आरबीसी लिखकर भी आ सकता है, इरिथ्रोसाइट लिखकर भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब इनके अगर हम संख्या की बात करते हैं तो सबसे अधिक मात्रा पर आरबीसी पाई जाती है, 5 से 5 मिलियन। इसका एक रीजन क्यों होता है अधिक मात्रा पर पाया जाना? क्योंकि ये O2 और CO2 का परिवहन करती है। अब इसमें क्या है ना कि जितना आरबीसी अधिक मात्रा पर होंगी उतना ही O2 और CO2 परिवहन हो पाएगा, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो आरबीसी की संख्या का अधिक होने का एक रीजन यही है कि भाई ये गैसीय ट्रांसपोर्टेशन में भाग लेती है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। अब आकार की बात करते हैं अगर तो 7 से 8 मिलियन होती है, और आकृति की अगर बात करते हैं तो ये क्या हो सकता है, ये सर्कुलर भी हो सकता है, अब बाइकॉन्वेव भी हो सकता है, ठीक है। ये इनकी आकृति हो गई। अब देखिए मैंने जैसा कि बताया कि ये रक्त कणिकाओं का ज्यादातर आयतन क्या कर लेती है, घेर लेती है, मतलब 99% लगभग आयतन घेरे रहती है, ठीक है। अधिक मात्रा पर पाई जाती हैं। मैंने बताया रीजन क्या है भाई, O2 और CO2 का परिवहन करती हैं। O2 को ले जाती हैं टिश्यूज तक, और टिश्यूज से जो CO2 है उसको ले जाती हैं हार्ट तक। ये इनका मेन काम होता है। और आरबीसी का एक मतलब न्यूट्रल बने रहना, हमारे अगर घटती या बढ़ती है तो इससे रोग भी हमारे शरीर में हो सकते हैं, मैं बताऊंगा भी आगे, ठीक है। तो इनमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। पहले केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जब वो परिपक्व होती हैं इसलिए उनमें केंद्रक हटा दिया जाता है, क्योंकि वो O2 और CO2 का परिवहन करने वाली हैं, वो अधिक मात्रा पर O2 और CO2 का परिवहन कर सके, इसलिए वहां से केंद्रक हट जाता है। अब ध्यान से चीजों को समझिए। जब आप छोटे हैं तब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं है, ठीक है। तब आप खेलिए, मोबाइल चलाइए, इधर उधर घूमिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे आप बड़े होंगे और आपके ऊपर कार्यभार की क्षमता मतलब कार्यभार आएंगे ना, तब आप बहुत सारी चीजें हटाने लगेंगे, ठीक है, जो कि जरूरी भी है। जैसे सपोज दैट आप पर डे जिम जाते हैं, लेकिन आपके पास इतना काम है कि आप जिम नहीं जा सकते, तो आपको वो जिम वाला पोर्शन आपको हटाना पड़ेगा। वैसे कुछ आरबीसी में होता है, जब छोटे रहते हैं तब इनमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं मतलब परिपक्व होते हैं, आप परिपक्व भाषा को समझिए बायोलॉजी में, जैसे परिपक्व होते हैं ये इस काबिल हो जाते हैं कि भाई ये O2 और CO2 को परिवहन करेंगे, तब इनमें केंद्रक हटा दिया जाता है। केंद्रक ना होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अधिक मात्रा पर O2 और CO2 को परिवहन कर सके। ये चीज समझ में आई। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ऊंट और लामा स्तनधारी की, तो इनमें केंद्रक पाया जाता है। इनमें क्या है, केंद्रक पाया जाता है। उसका भी एक रीजन है केंद्रक का पाया जाना। देखिए मैंने क्या कहा, देखिए आरबीसी हमारी होती है छोटी। अगर आरबीसी छोटी है, ये मैंने आरबीसी बना दिया, ये मैंने केंद्रक बना लिया। भाई केंद्रक भी अगर आरबीसी के अंदर जगह घेर लेगा, तब जो O2 है उसकी बंधुता अगर मैं बात करता हूं, बंधुता का मतलब समझ रहे हैं ना। अगर मैं बंधुता की बात करता हूं मतलब ऑक्सीजन कितना आरबीसी के साथ बंध पाएगा। आरबीसी के साथ नहीं बनता, डायरेक्ट हीमोग्लोबिन के साथ बनता है। मतलब कितना O2 आरबीसी के अंदर रह पाएगा, ये डिपेंड करता है कि आरबीसी के अंदर जगह कितनी है। और अगर केंद्रक रहेगा तो आरबीसी के अंदर जगह और कम पड़ जाएगी, बंधुता O2 की घट जाएगी, इसीलिए केंद्रक हट जाता है। लेकिन अगर मैं कैमर और लामा स्तनधारी की बात करता हूं तो इनमें आरबीसी सेल होती है बड़ी, और अगर आरबीसी सेल है बड़ी तो इनमें केंद्रक भी होगा, तब भी उचित मात्रा पर ऑक्सीजन को बांध देता है। यही एक रीजन हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहां से देखने के लिए मिल जाते हैं कई बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर मैं आरबीसी की बात करता हूं तो आरबीसी में कुछ कोशिकांग हो गए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करता हूं, जैसे गोल्जी की बात करता हूं, इनका अभाव होता है, ये नहीं पाई जाती है। जिनके कारण अगर ये नहीं पाई जाएगी, आपको पता है वायवीय और अवायवीय श्वसन, जब मैं आपको श्वसन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ प्लांट वाला, तो आपको एक चीज पता रहना चाहिए, जो वायवीय और अवायवीय श्वसन होता है ना, अगर अवायवीय श्वसन होगा उनमें माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी वगैरह नहीं होती, ठीक है। इसीलिए वहां पर अवायवीय श्वसन देखने के लिए मिलता है, और यही एक रीजन है कि आरबीसी अवायवीय श्वसन करती है। ये एनसीईआरटी का पॉइंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो रीजन क्या हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी अनुपस्थित रहती है। कोशिकांग क्यों अनुपस्थित रहते हैं, मैंने अभी बताया। आरबीसी के अंदर जितनी जगह अच्छी रहेगी, मतलब जितनी जगह खाली रहेगी, वही O2 के लिए अच्छी बात है, उतना ही O2 इससे बन पाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आइए
अब आरबीसी की कोशिका द्रव्य में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है भैया कि आरबीसी के कोशिका द्रव्य में कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्यों पाया जाता है। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं H2O की, ठीक है, फिर मैं बात करता हूं किसकी, CO2 की, तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या करता है, अगर यहां पे मैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम मिला दूं तो ये क्या करता है, H2CO3 जो कि एक प्रकार का एसिड है, इसका निर्माण कर देता है। ठीक है, अब ये इसका निर्माण जानते कितना होता है, लगभग 6 लाख पर मिनट। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज को हटाता हूं, अगर मैंने फिर से यही रिएक्शन लिखी, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, फिर से मैंने यही रिएक्शन लिखी, लेकिन इस बार मैंने कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं लिया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट तो वही बनेगा भाई, H2CO3 ही बनेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर अब क्या देखने के लिए मिल रहा है कि 200 H2CO3 पर आवर, मतलब 1 घंटे में 200 बन रहे हैं। कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है इस एंजाइम के कारण, सोचिए इस एंजाइम का महत्व देखिए आप। अगर मैंने एंजाइम मिलाया तो 6 लाख बन रहा है 1 मिनट के अंदर, लेकिन अगर मैंने इस एंजाइम को नहीं मिलाया तो 1 घंटे के अंदर केवल और केवल 200 H2CO2 देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, यही डिफरेंट है, यही आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, तो आरबीसी की कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है भाई, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है। आगे बढ़े, अब मैं बात करता हूं आरबीसी की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आरबीसी जो होती है वो O2 से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती, मतलब O2 को डायरेक्ट नहीं बांध लेती है ऐसे। आरबीसी में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें पाई जाती होंगी, जैसे अगर मैं बात करता हूं भाई अपनी बॉडी की, ठीक है, अब मैं कहूं मुझे तुम्हें पकड़ना है, तो क्या मेरी बॉडी तुम्हें पकड़ सकती है, क्या हाथ ही कर सकते हैं ये काम। तो हाथ जैसे मेरे ये काम कर रहे हैं, वैसे आरबीसी में भी कुछ पाया जाता है। आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन डिपेंड, मतलब हीमोग्लोबिन के ऊपर पूरा निर्भर करता है कि O2 और CO2 कितना बनेगी। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हीमोग्लोबिन 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, हीम और ग्लोबिन से। किससे किससे मिलकर बना होता है, हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। अगर मैं हीम की बात करता हूं तो इसमें एक प्रकार का आयन पाया जाता है। आयन कौन सा होता है, Fe+2। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही Fe+2 बंधवाता है ऑक्सीजन। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, ऑक्सीजन को अच्छी तरीके से बॉन्डिंग करवाता है। और अगर मैं ग्लोबिन की बात करता हूं तो ये एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। और ये प्रोटीन किससे किससे मिलकर बना होता है, जब आप बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे तो ये अभी आप डायरेक्ट याद रखिए, जो प्रोटीन होती है ना, इसमें 2 अल्फा चैन होती हैं, 2 बीटा चैन होती हैं, टोटल 4 चैन होती हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, 4 पॉलीपेप्टाइड चैन। ठीक है, ये दोनों जो अल्फा और बीटा चैन है वो पॉलीपेप्टाइड चैन है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चैन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं जब बायोमॉलिक्यूल वगैरह पढ़ाऊंगा तो अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, अच्छा, ये Fe का मेन काम क्या है, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को बंधवाता है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, अब देखिए आरबीसी में पाया जा रहा है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है Fe+2, Fe+2 बंधवाता है O2 को हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन को अगर मैं ऑक्सीजन और CO2 के साथ रख दूं तो ये सबसे ज्यादा O2 के साथ बंधने की क्षमता रखता है। मतलब O2 में इसकी बंधुता जो होती है वो उच्च होती है, और अगर ये O2 के साथ बनता है तो हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और अगर ये CO2 के साथ बनता है तो हम बोलते हैं अनऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन है। सीधी सी बात है, याद रखने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं भैया एक अणु हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को बांध सकता है। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, क्षमता होती है। अब ये क्षमता होती है, और क्षमता किसके ऊपर डिपेंड करती है, Fe+2 के ऊपर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन 4 अणु O2 को क्या करता है, परिवहन करता है एक हीमोग्लोबिन। अब एक हीमोग्लोबिन में 4 सवारियां आ सकती हैं O2 की, मतलब 4 सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह में टिश्यू तक ले जाने का काम करता है। वहां टिश्यू भी छोड़ता है, CO2 को पकड़ता है और CO2 को हार्ट तक ले जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छी तरीके से आ रहा होगा। अब इनके जीवन काल की बात करते हैं भैया, इनका भी एक दिन देखो, एक बात अगर बात करता हूं, मानना तो सभी को है, आरबीसी को। ठीक है, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 से 130 या 127 दिन तक हो सकता है। इसके बाद इनकी हो जाती है डेड। लेकिन डेड होती कहां है,
आरबीसी हैं जो कि इतनी बड़ी मात्रा पर बन रही हैं, इतना बड़ा आयतन घेरती हैं ब्लड सेल का, लेकिन मरती कहां पर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। इनका जो कब्रिस्तान है भाई, जहां पर मरेगी वहां पर दफन हो जाएंगी, जहां पर दफन होगी उसको क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं। तो इनका जो कब्रिस्तान होता है ना, उसको हम बोलते हैं प्लीहा। ये प्लीहा पर जाती हैं, वहीं पर डेड हो जाती हैं, वहीं पर दब जाती हैं, वहीं पर इनका कब्रिस्तान बन जाता है। अब जहां पर ढेर सारी आरबीसी मरी गई हो तो उसको आप क्या बोलेंगे, कब्रिस्तान बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको माना जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको माना जाता है भैया, प्लीहा को माना जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आरबीसी के निर्माण की बात करते हैं। भाई हमने ये देख लिया कि आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी के अंदर पाया क्या जा रहा है, आरबीसी मरती कहां है, लेकिन ये भी जाने ना कि आरबीसी बनती कहां है, आरबीसी का निर्माण कहां होता है। तो देखिए आरबीसी के निर्माण में हमें 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि आरबीसी का निर्माण सबसे पहले कहां पर हुआ, फिर बाद में कहां पर होता है, और आरबीसी की उत्पत्ति कहां से होती है। ये 3 पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले मैं ये बताऊंगा कि सबसे पहले आरबीसी कहां बनी। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है भ्रूण पर आरबीसी बनी होंगी, समझ में आ रहा है। भ्रूणावस्था में ही आरबीसी का निर्माण हो जाता है। तो भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहां से होता है भाई, बात करता हूं लीवर की, स्प्लेन की, थाइमस की, ठीक है, प्लेसेंटा की। और ये जो थाइमस ग्लैंड होती है ये भी आरबीसी के निर्माण में भूमिका निभाती है। कब, भ्रूणावस्था में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि भाई भ्रूणावस्था के बाद भी आप कह रहे हैं कि आरबीसी का जीवन काल 120 से 130 दिन तक रहता है, मतलब उनकी डेड होती चली जाती हैं। और अगर वो डेड होते चली जाती है तो एक समय तो ऐसा आएगा कि सारी आरबीसी खत्म हो जाएंगी, लेकिन तब भी ऐसा कभी नहीं होता। उसका एक रीजन है कि भ्रूणावस्था में निर्माण तो इनसे होता है, लेकिन भ्रूणावस्था के बाद जब यौनावस्था आती है, मतलब भ्रूणावस्था के बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो बाहर निकलता है, इतना मान लीजिए आप, तो वहां पर भी आरबीसी का निर्माण होता है। और किसके जरिए होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रेड बोन मैरो। ठीक है, ये कब होता है, वयस्क अवस्था में होता है आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो से। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। दोनों अलग अलग बातों को बताते हैं, भ्रूणावस्था में कहां हुआ और भ्रूणावस्था के बाद कहां हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि भ्रूणावस्था में आरबीसी कहां बनती है, वयस्कावस्था में आरबीसी कहां बनती है। अब हम ये देखते हैं, हमने ये भी देखा कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा गया था, प्लीहा को, लेकिन आरबीसी का निर्माण कहां होता है। बहुत सारी आरबीसी जहां पर बनती हूं वो भी प्लीहा ही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीहा को हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं और ब्लड बैंक भी बोलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि प्लीहा को हमने क्या बोला भाई, प्लीहा को हमने आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला था, और प्लीहा को हम क्या बोल रहे हैं, ब्लड बैंक भी बोल रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों अलग अलग बातों को बताते हैं, इसको आपको एज इट याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें समझ में आएंगी जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। बहुत ही मजा आने वाली है एनसीईआरटी पढ़ने को, बस आप पॉइंट अच्छी तरीके से पढ़िए, एकदम से अच्छे पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रखे गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइड। अब देखिए ल्यूकोसाइड कई बार लिख के आ जाता है, बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि ये बात किसकी करना चाहता है। तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि ल्यूकोसाइड मींस होता है डब्ल्यूबीसी, ये डब्ल्यूबीसी की बात करना चाहता है। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज और देखिए, जो डब्ल्यूबीसी है ना बच्चा, इसका मेन काम है प्रतिरक्षा प्रदान करना। क्या है, प्रतिरक्षा प्रदान करना। ये जो भी काम करेगा वो प्रतिरक्षा से डिपेंडेंट काम ही करेगा। अब हम इसके कुछ पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि संख्या की, तो 6000 से 8000 तक इनकी संख्या हो सकती है प्रति mm स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं भैया आरबीसी की, तो आरबीसी की संख्या होती थी 5 से 5.5 मिलियन प्रति mm स्क्वायर। मतलब यहाँ पर देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। आखिर इतने कम संख्या पर ये क्यों पाए जाते हैं भाई, तो इनका मेन काम ये है, बॉडीगार्ड की तरह ये काम करते हैं, प्रतिरक्षा में, सुरक्षा में ये काम करते हैं, और ज्यादातर इनका कुछ काम है नहीं, इसीलिए कम संख्या पर पाए जाते हैं। और आरबीसी क्या करती हैं भाई, ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, परिवहन करती हैं, इसीलिए उनका अधिक संख्या पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। ठीक है, आप कभी भी किसी रेस्टोरेंट में जाइए, आप कभी भी किसी भी बैंक में जाइए, वहां पर आपको वहां के कर्मचारी ज्यादा मिलेंगे कि बॉडीगार्ड। हमेशा बॉडीगार्ड कम संख्या पर ही होंगे, आप इस चीज को समझिए। तो इसीलिए मैं बात करता हूं डब्ल्यूबीसी की। मैंने कहा डब्ल्यूबीसी बॉडीगार्ड की तरह काम करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए इनकी संख्या मुकाबले आरबीसी की संख्या की अपेक्षा काफी कम होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इनकी आकृति की बात करते हैं। तो आकृति इनकी होती है अमीबी प्रकृति की।
अमीबी प्रकृति मतलब मैं अगर ये बनाता हूं तो ये भी अमीबा है, मैं अगर ये बनाता हूं तो ये भी अमीबा है, और अगर मैंने ये बनाया ना तो ये भी अमीबा है। मतलब अमीबा का कोई फिक्स आकार नहीं है। उसी तरह उसी तरह डब्ल्यूबीसी का कोई फिक्स आकार नहीं है। ये इसीलिए हम कह देते हैं कि अमीबीय आकार की हो सकती है, मतलब लगभग अमीबा की तरह दिखती है, इधर उधर मतलब इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। इसका कोई फिक्स साइज नहीं होता, ठीक। अब हम बात करते हैं केंद्रक की। अच्छा एक चीज बताइए, जो केंद्रक है ना वो प्रिंसिपल सर की तरह हमारे काम करता है। अगर मैं एक स्कूल की बात करता हूँ, अगर वहां पे प्रिंसिपल सर है ना तो पूरा स्कूल अच्छी तरीके से मैनेज रहता है, वहां का अनुशासन अच्छा रहता है, वहां के बच्चे अच्छे रहते हैं, क्योंकि अच्छा प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल तो एटलीस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर उस स्कूल का प्रिंसिपल ही ना रहे तो पूरा स्कूल ढीला हो जाता है, ठीक है। उसी तरह सेल का जो मेन काम रहता है भाई, यहाँ पर सेल को मारना काटना है, सुरक्षा प्रदान करना है, इसलिए केंद्रक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर एक सेल में केंद्रक होता है तो वो सेल बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, उसकी मैकेनिज्म बहुत अच्छी होती है, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने बात की थी आरबीसी की संख्या बढ़ती है तो कौन कौन सी चीजें हो सकती है, ये आपको कमेंट में बतानी है। उसी तरह मैं बात करने वाला हूं कि डब्ल्यूबीसी की अगर संख्या बढ़ती है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अच्छा ल्यूकोसाइटोसिस से अगर मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, अगर कभी डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़कर 1 लाख से अधिक हो जाए तो एक तरीके का ब्लड कैंसर करता है, और इस ब्लड कैंसर को बोलते हैं ल्यूकोमिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिजीज चैप्टर, उस चैप्टर में मैं इसका जरूर जिक्र करूंगा। क्लास 12 का चैप्टर है, थोड़ी थोड़ी चीजें अभी से पढ़ते हैं आप, चलिए ठीक है। तो ब्लड कैंसर ल्यूकोमिया में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या 1 लाख के पार चली जाती है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप की। इसके जो मेन 2 टाइप होते हैं कणकीय प्रकार और अकणकीय प्रकार। यहाँ पर जो ग्रेन्युलोसाइट हैं वो क्या है, कणकीय प्रकार को बताते हैं, और एग्रेन्युलोसाइट जो है वो क्या बताते हैं, अकणकीय प्रकार को बताते हैं, ठीक है। अगर मैं कणकीय प्रकार की बात करता हूं, ये क्या है भैया, कणकीय प्रकार है तो ये 3 टाइप में आगे फिर से डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से, ये न्यूट्रोफिल हो गया, ये क्या हो गया, ये इसिनोफिल हो गया, ये बेसोफिल हो गया, ठीक है। ये आगे चल के 3 पार्टों में डिवाइड हो जाते हैं, और ये तीनों पार्ट क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। और ये भी अकणकीय प्रकार, ये क्या है भैया, ये अकणकीय प्रकार है, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। अगर इनकी बात करते हैं तो ये भी आगे चल के 2 पार्टों में डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये भी क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इनके कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। इनसे काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, नीट वगैरह के एग्जाम में देखिए आप, बहुत बार क्वेश्चन इनसे पूछा गया है। तो चलिए इनके बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल की हम बात करते हैं। देखिए न्यूट्रोफिल का काम क्या, सुरक्षा प्रदान करना, जीवाणुओं को नष्ट करना, ठीक है। अब देखिए इनकी ताकत को पहचानिए। ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने एक प्रकार की वाहिनी बना दी। ये क्या है, वाहिनिकाएं हैं, मैंने क्या बनाया, वाहिनी, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है भैया, मान लीजिए ये न्यूट्रोफिल है, ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रोफिल है। अब सपोज दैट कोई बाहर से क्या आ रहा है, विषाणु। ये क्या आया भाई, ये आया विषाणु, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है, विषाणु है, ठीक है। ये आया, जैसे न्यूट्रोफिल को पता चला कि ये आया है, वो तुरंत इसकी कोशिका भित्ति को पार करते हुए बाहर जाएगा, इसको घेरेगा, और इसको यहाँ पर क्या करेगा, मार काट करेगा, मारेगा, और तुरंत फिर क्या करेगा, अंदर आ जाएगा। कितना ताकतवर है। अब देखिए बॉडीगार्ड का काम नहीं होता है भाई, मैंने शुरुआत में ही बता दिया, डब्ल्यूबीसी जो होती है बॉडीगार्ड की तरह ही काम करती है, ठीक है। तो इसका देखिए पावर, देखिए क्या कर रहा है कि कोशिका भित्ति को क्या कर रहा है, क्रॉस कर जा रहा है, जबकि ऐसा जनरली होता नहीं है। ब्लड की अगर बात करता हूँ तो कभी ब्लड हमारी बाहर, ब्लड जो होता है आरबीसी होती है वो कहीं बाहर नहीं जा सकती, लेकिन न्यूट्रोफिल बाहर जा सकता है। न्यूट्रोफिल जाएगा बाहर, मारेगा, फिर से चला आएगा सेल में, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने लिख भी दिया सेकंड पॉइंट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इनकी संख्या की। इनकी जो संख्या होती है 62% होती है, मतलब जो मैंने 3 पार्टों में बांटा था वो सबसे अधिक कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल होते हैं। इनका काम क्या होता है, डायरेक्ट जीवाणुओं को मारते हैं, ठीक, सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब ये अगर डायग्राम में देखूं तो डायग्राम में कुछ न्यूट्रोफिल ऐसे दिखाई देते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इसका क्या है, ये इसका है केंद्रक। और केंद्रक किस आकार का होता है, घोड़े की नाल की तरह। अगर मैं घोड़े की नाल बनाऊं तो घोड़े की नाल कुछ ऐसी होती है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये घोड़े की नाल मैंने बना दी, ठीक है। ये क्या है, घोड़े की नाल है, और कुछ ऐसे ही दिख रहा है न्यूट्रोफिल। तो घोड़े की नाल की तरह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, घोड़े की नाल की तरह केंद्रक किसका पाया जाता है, भैया न्यूट्रोफिल का पाया जाता है। और किसी का याद रखिए, नया रखिए, न्यूट्रोफिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि है इयोसिनोफिल। अब देखिए इनका मुख्य कार्य क्या है, इनका मुख्य कार्य जो रहता है वो एलर्जी के प्रति रहता है। मतलब ये क्या करता है,
परजीवी संक्रमण और एलर्जी के प्रति प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करता है। मतलब अगर हमें एलर्जी होने वाली होगी या कोई परजीवी संक्रमण यानी मतलब कोई परजीवी हम पर आकर संक्रमित कर रहा है हम लोगों को, तो ये क्या करता है, उससे हमारी सुरक्षा करता है। और अगर ये उससे हमारी सुरक्षा करता है तो उसको हम बोलते हैं एंटी हिस्टामिन। अच्छा, एंटी हिस्टामिन गुण जिसमें पाया जाता है, हमेशा याद रखिएगा ये जो एंटी हिस्टामिन है ये एलर्जी को क्या करता है, इंडिकेट करता है। मतलब कहीं ना कहीं ये एलर्जी से रिलेटेड होगा। जो हिस्टामिन वर्ड होता है इसको आप रट लीजिए, जहां भी आएगा वहां एलर्जी की बात जरूर हो रही होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करते हैं इनकी प्रतिशतता की। तो इनकी जो प्रतिशतता होती है वो 2.5% होती है। किसमें? WBC में। सबसे अधिक मात्रा पर न्यूट्रोफिल पाया जाता है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। बाकी याद रखिए ना याद रखिए। केंद्रक की बात करते हैं तो केंद्रक क्या होता है, बाइडोप्ड होता है। आप देखेंगे तो बाइडोप्ड की तरह केंद्रक इसका दिख रहा है। ये इसका क्या है, केंद्रक है और आकृति में कुछ ऐसा दिखाई देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेसोफिल। अब देखिए इनके कुछ पॉइंट की बात करते हैं तो ये हिस्टामिन और हिपेरिन उत्पन्न करती हैं। यहाँ पर हिस्टामिन हिपेरिन की बात होती है, मतलब ये भी कहीं ना कहीं एंटी हिस्टामिन गुण को रखती होंगी। मतलब एंटी हिस्टामिन कहने का क्या मतलब है कि एलर्जी वाला गुण रखती होंगी, एलर्जी से कहीं ना कहीं हमारी रक्षा वगैरह करती होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इनकी प्रतिशतता देखते हैं तो 0.5 होती है। यानी मैक्सिमम प्रतिशतता की अगर मैं बात करता हूं तो कौन सी थी, न्यूट्रोफिल थी। और अगर मैं ये मैक्सिमम प्रतिशतता है, ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं मिनिमम तो कौन सी होती है भाई, तो होती है बेसियोफिल। ठीक है, अच्छा याद रखने की ट्रिक बताऊं क्या, तो देखिए पहले बी आया कि पहले एन, पहले आया बी फिर आया एन, एन बी से है बड़ा, मतलब न्यूट्रोफिल क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सिंपल सा तरीका, कभी भी कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट देखते हैं। अब इसका केंद्रक कुछ ऐसे दिखाई देता है, नाम मत याद रखिए, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने तीनों टाइप देख लिए। अब हम बात करते हैं अकणिकीय प्रकार एग्रेनुलोसाइट की, जो कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में डिवाइड थी। पहले हम बात करेंगे मोनोसाइट की। मोनोसाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जो आकार होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक आकार किडनी का जरूर याद रखिए। ठीक है, ये किडनी की तरह दिखती है, बहुत ज्यादा एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनका केंद्रक किडनी कार भी होता है। ठीक है, साथ साथ में बीज के आकार का भी, सेम के बीज के आकार का, और सेम के बीज के आकार का और क्या क्या हो सकता है, सेम के बीज के आकार का किडनी भी होता है, इसीलिए हम इसको किडनी के आकार का भी बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है केंद्रक न्यूट्रोफिल का, और ये मोनोसाइट का केंद्रक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, इन्हें हम वृत्त भक्षकाणु भी कहते हैं। अच्छा, भक्षकाणु क्या होते हैं, भक्षकाणु ऐसे होते हैं, देखो एक होता है तुम किसी के पास गए, उसको गोली मारे और चले गए, ठीक है, एक ये चीज हो गई। लेकिन एक होता है ये, अब जैसे चील की बात करते हैं, तो चील जाता है तो मारता है तो खाकर भी आता है। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से नष्ट कर देना, इसको कहते हैं भक्षक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रतिशतता की बात करते हैं। ये 5% पाई जाती है। मोनोसाइट कितने परसेंट पाई जाती है, 5% पाई जाती हैं। और अगर इनके जीवन काल की बात करते हैं तो ये 2 से 100 दिन तक जीवित रह सकती है, इससे अधिक ये जीवित नहीं रह सकती। कभी कभार देखा जाता है कि इससे अधिक भी जीवित रहती है, 10-20 दिन और ज्यादा हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ नोट की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है कि इनका निर्माण कहाँ होता है। इनका निर्माण थाइमस ग्रंथि हो गई और लसिका ऊतक हो गए, इन पर तो इनका निर्माण होता रहता है, मतलब ये बनती रहती हैं। लेकिन इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उत्पत्ति का मतलब ओरिजिन कहाँ से हुई, अस्थि मज्जा से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि एनसीईआरटी पर नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लिम्फोसाइट की बात करते हैं। तो लिम्फोसाइट का वर्ग क्या भैया, तो लिम्फोसाइट को भी हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला भाग है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या करती हैं, ये आवश्यक प्रोटीन का स्रावण करती हैं। किसके लिए, प्रतिरक्षा के लिए। किसके लिए, प्रतिरक्षा के लिए। ठीक है, लेकिन बी के साथ जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट टाइप इसका है, वो टी लिम्फोसाइट है। और टी लिम्फोसाइट का काम होता है हेल्प करना। हेल्प करना किसकी हेल्प करती हैं, बी लिम्फोसाइट की हेल्प करती हैं कि भैया तुम अच्छी तरीके से प्रोटीन को बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर रूल फॉलो होता है। जो नेक्स्ट टाइप है वो है प्रकृति मारक कोशिकाएं। ये क्या करती हैं, ये भी शरीर में पाई जाती हैं। और कोशिकाएं ये क्या करती है, जो हानिकारक कोशिकाएं कभी कभी आ जाती है, मतलब हानिकारक विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, इनको क्या करती हैं, मार देती है डायरेक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं हम किसकी, उनकी बात करते हैं, प्लेटलेट्स की बात करते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेटलेट्स, हिंदी में पट्टिकाणु बोल सकते हैं, बिंबाणु बोल सकते हैं, और थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। यहाँ पर जो नाम इंपॉर्टेंट है वो थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है।
ठीक है। इनकी आकृति जो होती है वो नियमित होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। केंद्रक का अभाव होता है, ठीक है। जीवित रहती है 5 से 10 दिन तक। निर्माण कहां पर होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अस्थि मज्जा पर। काम क्या करती है, ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काम इनका है रक्त। जब मैं आपको ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाऊंगा, इनका मेन काम है ब्लड क्लॉटिंग में, मतलब रक्त स्पंदन में, रक्त का थक्का बनाने में, ठीक है। इनका विघटन कहां पर होता है, यकृत और प्लीहा में हो सकता है। और आरबीसी का विघटन कहां होता है, आरबीसी का भी विघटन होता है यकृत और प्लीहा में, लेकिन मैक्सिमम कहां पर होता है, प्लीहा में होता है। और इसीलिए हम बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, प्लीहा को बोलते हैं। और आरबीसी का निर्माण भी कहां पर होता है, मतलब संग्रहित कहां होती है, प्लीहा पर होते हैं, इसलिए हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। प्लीहा को, प्लीहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीहा को हमने कब्रिस्तान भी बोला, प्लीहा को हमने क्या बोला, हमने ब्लड बैंक भी बोला। प्लीहा को हमने ये भी कहा कि भाई जो प्लेटलेट्स होती हैं वो भी यहाँ पर आके विघटित होती है, ठीक है। समझ में आ गया, सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे, जिसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्लड ग्रुप, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लड ग्रुप में मैं आपको बताऊंगा एबीओ और आरएच फैक्टर के बारे में, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाय द वे, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप तत्काल कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे कि यहाँ पर भैया मुझको समझ में नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पर इस टॉपिक में प्रॉब्लम हुई। आप उसका सोल्यूशन जल्दी पा लेंगे। कमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी आप सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी इच्छा है, कि मेरे कहने से आप कमेंट जरूर करें अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर।